नमस्कार। संजय सनातनी अनफिल्टर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे बीएल भट्ट साहब हैं, जो एक्स एमएलसी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स के साथ बहुत ही नीट जबरदस्त बचपन से ही इनका लगाव रहा है पॉलिटिक्स के साथ। उसमें भट्ट साहब की मैं जब अपने बचपन की बात करूं तो एक खुशकिस्मती ये है कि ये हमारे ही इलाके के बिल्कुल हमारे पड़ोस में भी रहते थे। जब हम बचपन में मैं सेकंड थर्ड में पढ़ता था तब मैंने सुने थे इनके कारनामे। हमारे स्कूल में एक बार ऐसी आवाज आ गई कि भाई दरिया में कोई, क्योंकि हम वेतस्ता के किनारे रहते थे, जब वेतस्ता में कोई दो औरतें, दो लड़कियां डूब के जा रही थी, बह के जा रही थी, तो हमारे स्कूल में अफवाह हो गई भाई एक कश्मीरी हिंदू ने दो तीन लड़कियों को अकेले में बचा लिया। मैं तो दंग रह गया। हमने हमारे तो उस टाइम भी, हालांकि उस टाइम मेरी एज नहीं थी, लेकिन अपने सनातन धर्म के लिए हम जब ने सुना कि हम किसी कश्मीरी पंडित ने तीन मुस्लिम महिलाओं को बचाया डूबने से, तो वो एक बात रही, चर्चा रही, और ये पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये चर्चा फैल गई। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी खुददारी, उनकी बहादुरी, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जिनके शादी में मैंने खुद देखा, मैं बहुत छोटा बच्चा था तब तो, लेकिन जब इनकी शादी थी तो फारूक अब्दुल्ला छाता लेके, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला छाता लेके खुद इनके घर पे रहा था और इनके साथ बारात के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना इनका पॉलिटिक्स के साथ इतना नजदीकी रिश्ता है। आज हमारे बीच में भूषण लाल भट्ट साहब हैं, जो एक्स एमएलसी रह चुके हैं। आज इन्हीं से हम पूछेंगे। पहले भूषण लाल भट्ट साहब, आपको नमस्कार। आपको हमारे इस संजय सनातनी अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आप बहुत ही खुददार, ऑनेस्ट और निडर लीडर रह चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पे कश्मीरी विस्थापन हुआ तो आप उस टाइम कहाँ थे? आप क्या उस टाइम भी पॉलिटिक्स में थे? तो आपके क्या उसके आप विचार अपने जरा प्रकट करिए कि क्या लगा आपको, कैसे लगा आपको कि ये क्या वजह रही इस विस्थापन का, जो हमें अपने घरों को छोड़ना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कही। भगवान जानता है, हमें अपने सर ज़मीन से निकलना पड़ा, मातृभूमि से, जिसको हम बहुत प्यार करते थे। आप भी करते थे, हम भी करते थे, चाहे गरीब थे अमीर थे, अपने घरों में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 90 के वो दिन याद आते हैं जब मिलिटेंसी उठी, बहुत से लोगों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को भी, प्रेमनाथ भट्ट को मारा गया, हमारे ही टाउन से पुष्कर नाथ को मारा गया, और हमारे और एक साथी द्वारिका नाथ जो बेचारा सीआईडी में था, अपनी मजदूरी करता था, खैरम ये इधर का महंद का, उसको मारा गया। मुखबिर का नाम लगा के उनको मारते थे। मुखबिर कहते उनका नाम लगा कर मारा गया, और हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। और मुझे यहाँ पहुँचते 5 दिन लग गए। जी, क्योंकि काफ़ी डर और खौफ था। 5 दिन के बाद मैं यहाँ पहुँचा, और यहाँ मुट्ठी में कोई रिलेटिव था, उसके हमने ठहरा। आप भी हिट लिस्ट पे थे क्या इनके आतंकवादियों की? हम भी हिट लिस्ट पे थे। कुछ लड़के आए थे जिनको मेरी मिसेस को बोलो कहाँ पे है, उसको कहना हिसाब करना, तो मैं रात को भी वहाँ से भाग गया। अगर मैं रुकता तो शायद मैं नहीं होता आज। खैर, यहाँ आकर सरकार ने कहीं कहीं टेंट लगाए, टेंटों में रहना पड़ा। काफ़ी लोग यहाँ मुट्ठी में रहे, पुरखों में रहे, और एक जो 3-3 मंजिला मकान में रहते थे, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो यहाँ पर सड़क पे आ गए। यहाँ पत्थर ही पत्थर थे जहाँ ये हमारे पंडित भाई रहते। खैर, बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ, टेंट में रहे, गर्मी, एक साइड से धूप थी, एक साइड से बारिश आती थी, लेकिन हमने
फिर भी हमारी कम्युनिटी ने परेशानी नहीं ले ली, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, इन्होंने अपने तहज़ीब तमद्दुन को बरकरार रखा, टेंटों में रह के आहिस्ता 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 फिर ये 1 रूम का वार्डर बन गए इनके लिए। और जिन नहीं थे उन्होंने कहीं किसी ने सोना बेचा, किसी ने ज़मीन बेची और अपना आशियाना बनाया छोटा सा 2-2 कमरों का, तो रहते रहे। और आज तक हमारी आंखें तरस रही है हमारी मेरी कम्युनिटी की, वो अपने घर को जाती, वो कश्मीर जाती, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार बहाने पर बहाने लगाते हैं, कभी कहते हैं हमारे हालात ठीक नहीं है, कभी कहते हैं हालात ठीक, ये आना नहीं चाहते हैं, ये आना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक एक कश्मीरी पीड़ित अपने घर जाना चाहता है और कश्मीर जाना चाहता है। और मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि वो फिर से एक बार सोचे, कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ बात करे, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन मसला है ये हल किया जाए। भट्ट साहब, मैं आपको बचपन से मैंने आपको देखा है और मैंने ये देखा कि मतलब आप वाहिद कश्मीरी पंडित थे वहां, मुझे लग रहा है हमारे इलाके में, जो एनसी को वोट देते थे, जो एनसी के बड़े मुखर नेता माने जाते थे। क्या आपको क्या लगता है, क्या कमी रही है हमारी पॉलिटिक्स में कि हमें ये दिन देखना पड़ा कि जब हमारी आंखें तरस रही हैं अपने उस घर को वापस जाने के लिए, वहां पे अपने हक हासिल करने के लिए, जब भी कोई कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर जाता है तो बेचारे को होटल में रहना पड़ता है या कहीं और उसका मन भर आता है कि भाई मैं किस दुनिया में रह रहा हूं, कौन सी हुकूमत है यहाँ पे। क्या खास वजह रही आपके हिसाब से? ये 47 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसी रही कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की। अल्टीमेटली उन्हें मिलिटेंट, पहले उन्होंने वो उनको भेज दिया था, पहले उन दिनों मुजाहिद भेजे थे, उससे पहले 47 में भेजे थे, नाकाम हो गए। अब की बार उन्होंने मिलिटेंट्स भेज दिए, गन लेके पहले लेके, और काफ़ी लोगों को भी परेशान किया, कुछ मुसलमानों को मारा, कुछ हिंदुओं को मारा, और एक इनकलाब सा उठा, तूफ़ान सा आया, जिस तूफ़ान की वजह से सारे कश्मीर के लोग परेशान हो गए और हमें यहाँ निकलना पड़ा। ये सारा पाकिस्तान का खेल है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, उसका शिकार हम हो गए। आजकल कहते हैं कि जैसे कि ये कुछ है, मतलब आजकल अगर हम किसी भी वहाँ के मुसलमान से बात करते हैं कश्मीर के, तो वो कहता है कि भाई हम इसमें साथ नहीं थे, ये कुछ मुसलमान थे जिन्होंने ऐसा कर लिया। आपको क्या लगता है, खामोशी भी एक किस्म का सपोर्ट ही है कि? नॉट ओनली खामोशी, ये उनको सपोर्ट मिला हर साइड से। ये कुछ लोग अब अपने माथे पे ये दाग मिटाना चाहते हैं। मुझे याद है मेरी मिसेस ड्यूटी जाती थी, बहुत मेट्रो में कहते थे कल पाकिस्तानी नोट होंगी। फिर मिसेस कहती है कि और सब लोग ये इसके साथ थे, लोगों ने साथ दिया, बड़े बड़े जुलूस निकले, लेकिन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस वक्त बेबस हो गई, जिसके वजह से मेरे 2-2.5 लाख 3 लाख लोगों को निकलना पड़ा। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, वो उसने टीवी लाना था, उसने टीवी नहीं लाया, उसने कहा मैं लाहौर से ही लाऊंगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि भाई बस सब पाकिस्तान बनने वाला है, ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो उसके बाद जब यहाँ पे हमने ये कठिनाई सह ली, और लेकिन बच्चों को पूरा ध्यान दे दिया, बच्चों की एजुकेशन पे, यानी उन्होंने किसी हिसाब लिखा, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम थी कश्मीरी पंडित, पर किसी का हिसाब लिख के भी अपने गुजारा कर लिया, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं था। नौकरियां 36 साल से अब अभी हम घर से बाहर है। अभी जो यहाँ पे असेंबली में एक बिल आया था, जो एक पीडीपी के एमएलए आगा सईद महमूद रोहुल्ला मसूद ने पेश की थी, मेहंदी ने पेश की थी। तो लेकिन आउटराइटली आजकल की हुकूमत के उमर अब्दुल्ला, जिसको हम सेकुलर मानते हैं, तो उसने आउटराइटली उस बिल पे बहस भी नहीं कराई और सीधे कह दिया कि ये बिखरे हुए लोग हैं, इनको यहाँ आना नहीं है, इनमें ये बटे हुए हैं आपस में। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, उमर साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, जो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कश्मीरी पंडितों को हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा दे रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये उसके अपोजिशन वालों ने लाई, हमने ऑलरेडी एक बिल लाया था, नेशनल काउंसिल बिल लाया था उस वक्त,
कुछ मेंबरों ने साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो इस तरह से उस वक्त ये रह गई। इसमें एक कमेटी बनी थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद ये लैप्स हो गई। अब चूंकि आज अपोजिशन ने लाई, ये तो होता रहता है अपोजिशन की, इसलिए हम कोशिश करते हैं, हम बहुत जल्द हम उमर साहब से मिलेंगे, सरकार के कुछ मंत्रियों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो खुद ये बिल लाए। बिल्कुल सही। और ये उसको उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा कसूर क्या है। अगर आपके पास मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है, नो ऑब्जेक्शन, उसमें सारे लोग थोड़ी ही है। आपके पास सरदारों का है, हाँ, ये गुरुद्वारा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है, ये जरूरी नहीं कि सारे सरदार इसके साथ है, कुछ लोग मुखालफत भी करते होंगे। बिल्कुल। तो अगर इसका मकसद ये है कि मंदिरों को बचाना, मस्जिदों को बचाना, गुरुद्वारों को बचाना, ये हमारा राइट है और कश्मीरी पंडित का कुछ और इस हिसाब तो होना वक्त चाहिए। इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि हम वहां पर नहीं है। अगर एक कमेटी बनेगी, वहां पर वो जाएंगे, वक्तन फवक्तन ठीक करेंगे। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा ईसा लगाया, लेकिन जब वहां हमारे लोग नहीं है, जो निशानदेही नहीं कर सकते हैं, कैसे बनाए, किस तरह बनाए, इसके लिए, इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि वो कुछ लोगों को, जो कश्मीर माइग्रेंट जो है, उनमें से जो बेशतर कुछ लोग 10, 20, 30 लोग लाए, जो अच्छे लोग हो, जो जो अच्छे ताल्लुकात हो लोगों के साथ, उनसे बात करके कमेटी बनाए, एडवाइजरी बोर्ड बनाए, बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनाना चाहती है तो उनकी मर्जी, लेकिन देखना दिन ब दिन हालात खराब हो जाएंगे और ये कश्मीरी पंडित भी फिर सड़कों पे आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे अभी बीजेपी हुकूमत में है, लोगों को लगता है, हिंदुओं को सबको लगता है कि भाई ये जो है बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो क्या वो भी खामोश है आपके हिसाब से? जो वो उनको करना चाहिए था, मोदी जी को जो करना चाहिए था, अमित शाह जी को जो करना चाहिए था, क्या वो पर्याप्त कदम उठा रहे हैं कश्मीरी पंडित को उसकी राय जानने के लिए? पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। वो समझते हैं शायद ये छोटे से कम्युनिटी है, 2-5 लाख लोग हैं, तो और वो भी हम बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के डिफरेंट इलाकों में बैठे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जम्मू में बैठे हैं, और वो जो इस ताक में है कब ये रास्ता खुले, हम अपने कश्मीर जाए। कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था एक दिन, बोलो कितना पैसा देना है, कर बात बसाओ इनको, लेकिन नहीं हो सका मुमकिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को सोच समझ के एक टीम बनानी चाहिए। हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, हमारे कुछ एमएलए नहीं है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओ 10-20 लोगों को, जो कश्मीरी पंडितों के बारे में अच्छा सोचते होंगे और जो सेक्युलर हो, जो कश्मीर में बैठना चाहते हैं, वो एक प्लान बनाए, उस पर चले और फिर वही कामयाब हो सकता है। नहीं, अभी मैं एक आसक पीसी में अभी मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। वहां पे भी लोगों ने यही बता दिया कि भाई हम कश्मीर जाना चाहते हैं, मतलब लोग कश्मीर जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें, हमारे साथ कोई इंसाफ हो जाए, हमें कश्मीर में आप एक जगह दे दो, 1-1 कनाल जगह दे दो, मकान बना के दे दो, 1-1 करोड़ रुपए दे दो, माइग्रेशन खत्म करो। हम भी अपने घर में, यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो उनका कश्मीर में भी मकान है, जम्मू में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, पुणे में भी मकान है, अमेरिका में भी रहते हैं। तो अगर कश्मीरी पंडित भी कश्मीर में भी एक मकान रखना चाहते हैं, जम्मू में एक मकान रखना चाहता है, मैं समझ गया, दिल्ली में भी मकान रखना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट को क्या परेशानी है? क्योंकि इस वक्त 2 सरकारें हैं, एक जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट है और दूसरी सेंटर में है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, उसके पास इतनी वसीले नहीं, इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसी स्कीम बना सकती है। इट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज टू स्टेट। वही जो मैंने बोला, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओ, वो फैसला करेंगे। ये जरूरी नहीं कि सारे लोग जाएंगे, 50,000 फैमिली जाएंगे, 5,000 ही जाए, 10,000 ही जाए, लेकिन जाना चाहते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो हवाई बातें कुछ लोग करते हैं, असेंबली में चलाते हैं, फिर बोलते हैं ये हमारे बाजू है, ये हमारी, सारा गलत है। आई वांट प्रैक्टिकल। वहां पे बेसिकली ऐसा है कि रिलीफ पिछले 10 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो दवाई के लिए तरसते हैं। क्या ये 3,250 रुपए, 3,250 रुपए एक ऐसे फैमिली के मेंबर को मिलते हैं जिनका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो?
क्या ये 3,250 रुपए पे उन्होंने कश्मीरी पंडित को खरीद लिया? देखिए, हमने तो स्टेट गवर्नमेंट ने, उससे पहले जो उमर साहब की सरकार थी, हमने 2 बार इसका इंक्रीज करवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया प्रपोजल और उन्होंने अप्रूव कर दिया। लेकिन अब जो प्रपोजल गए उनका तो नामो निशान कहीं नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड बनाओ और ये देखो कि जब मुलाजमों को इसे 8th पे कमीशन आता है, जब उनको इंक्रीमेंट मिलती है, कम से कम इनका भी सोचो। ये काफ़ी लोग हैं जो बहुत गरीब है। तो इससे क्या आप अफगानिस्तान के लोगों को देते हो जो आपके दिल्ली में बैठे, आप पाकिस्तान के रिफ्यूजीज को देते हैं, आप किनको नहीं देते हो पैसे? और ये जो अपने हैं बेचारे, अपने घर में ही आपने यहाँ से उठाकर यहाँ पे फेंक दिया, इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ऐसा मेरी गुजारिश ये है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो और फिर अगर कुछ फैसले होंगे वो ही चल सकता है, उसी पे कुछ बन सकता है। बट साहब, आप इस कम्युनिटी के मेंबर को माइग्रेंट कहना पसंद करोगे कि डिस्प्लेस्ड? डिस्प्लेस्ड आप चूंकि हो गया है उसका माइग्रेंट। माइग्रेंट ऐसा है कि मतलब वो अपनी मर्जी से उठ के नहीं आया है। डिस्प्लेस्ड इज द बेटर वर्ड, माइग्रेंट। मेरे सामने दोनों एक ही वर्ड है। सवाल यह है कि हम चोट खाए हुए हैं, बगाए हुए। वो मैं जानता हूँ, जब हम रात को याद आता है कि हम सांपों में बिच्छू ने काट दिया था, और सनस्ट्रोक से कितने रिश्तेदारों की डेथ हो गई। भी बहुत प्यार मोहब्बत था, इसमें तलवार बीच में डाल दी गई। बहुत लोग अच्छे लोग थे, आज भी है, लेकिन लीडरशिप नहीं है, ना वहां से ना यहाँ से। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के में हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहां पे हमने 86 से ही हमने ये खून खराबा देखा, क्योंकि हमारे मंदिरों को 86 में ही उन्होंने जला दिया था, वहां पे बिजबहरा में, और वहां पे धनव, बनपू, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सारा हिट हो गया था 86 में ही। उसमें भी आपकी उसमें क्या राय थी? क्या वो 86 की पहली वो उसमें टेस्ट डोज था कि उसमें भी राजनीति थी? गुलाम अहमद शाह को कांग्रेस ने बनाया और फिर उसको सरकार से हटाना था, तो एक सोची समझी स्कीम की। लेकिन टारगेट हमेशा बेचारा निहत्था हिंदू ही क्यों? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हो फिर कोई परेशानी नहीं है। अगर आज रूल ऑफ लॉ है, अगर आज SHO को पता है कि इस मोहल्ले में ये गलत आदमी है, ये लड़का गलत है, उसको रूल ऑफ लॉ वो एकदम उठाएगा। क्योंकि बट साहब, हमने 90 में देखा, खुद मैंने पोस्ट ऑफिस के फर्नीचर को बाहर निकालते हुए उनको देखा, उसको बिल्कुल नेशनल हाईवे पे लाके आग लगा दी गई, पुलिस तमाशा देख रही थी। तूफान था, बंदूक था, पूरा बंदूक था। क्या वो डर कभी भी आपको सता रहा है? रात को सपने में आते हैं ये ऐसा डर? बहुत डर, हर पंडित को डर ही तो है। ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, आपके उस पे क्या विचार है? मैंने देखी नहीं, मैंने देखी। मुझे किसी ने पूछा था कि कश्मीर फिल्म ये सच हुआ है? मैंने कहा हर एक कश्मीरी पंडित की एक कश्मीर फाइल बन सकती है। सच जो कुछ भी हुआ हमने भी देखा, लेकिन फिर थोड़ा दिल संभाल के यहाँ पहुंचे। लेकिन आपको फिर भी बहुत से लोग जिनको ये है कि बेचारे अपने घरों को जाते हैं, वो बूढ़े हो गए, डेथ हो गई, बहुत लोग मर गए, पहुंच नहीं पाए अपनी वो लोग मर शमशान घाट तक। ये सोच के हम आज नहीं कल नहीं गए, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और उम्मीद है कि उम्मीदों पे ही जिंदगी कायम है। आप लास्ट में इस गवर्नमेंट के उमर साहब और फारूक साहब को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी पंडितों का दर्द किस तरह से बयान करना चाहते हैं? उनको दिल साफ है, लेकिन अब ये राजनीति है दिल्ली और श्रीनगर की, जिसने हमें पिसा बीच में। नहीं, फिर भी आप एक कश्मीरी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज एक उनको जरा अगर देनी हो तो क्या देंगे छोटे लफ्जों में? भाई बस यही कि वो प्यार मोहब्बत वापस लाओ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, काश ऐसा होता। बहुत ही बढ़िया भट्ट साहब, आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।